प्रणाम, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जो हमें एक समाज के तौर पर रूबरू होना पड़ता है और हम चाहते हैं कि उन मुद्दों पर बातचीत हो। और इस फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं उद्देश्य है या कि यह माध्यम बने बहुत सारे मुद्दों को उठाने का। जो मुद्दे आमतौर पर हम बातचीत नहीं करते हैं, पर हमारी चिंताएँ बनी रहती हैं। उन मुद्दों को जैसे शिक्षा, भाषा और समाज, और इन सब के बीच में वो बच्चा जो हमारी कहीं न कहीं हमारे समाज का स्तंभ है। बहुत बेहतर एक फ्रेज़ है कैच देम यंग। अगर आप किसी समाज को विकसित करना चाहते हैं, तो यह अमूमन उस समाज से आशा की जाती है कि वो अपने बच्चों पर उस तमाम किस्म की जिसको कहते हैं निर्माण को शुरू करेगा, और यह समाज से आशा की जाती है। इस सब के बीच में आज हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए 2 बेहद गंभीर चिंतक आप कह सकते हैं, भाषा और शिक्षा, और बच्चों की जो इस तमाम इस प्रक्रिया में जो भूमिका हो सकती है, गंभीर चिंतक हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं दोनों चिंतकों का स्वागत करते हुए प्रोफ़ेसर उदय नारायण सिंह हमारे बीच में हैं, जो अभी डीन एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा के साथ हैं, और इसके साथ वो बहुत ही अहम भूमिकाएँ पहले से ही निभा चुके हैं। जैसे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज़ है मैसूर, वह उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, और साथ में हैं डॉक्टर रुक्मिणी बैनर्जी, जो प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन की सीईओ हैं। इसके साथ ही उन्होंने बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन सारे ही मापदंडों पर अगर देखा जाए, तो पिछले 20 साल से जिस तरीके से डॉक्टर बैनर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके सीखने के क्षेत्र में जिस तरीके से हस्तक्षेप किया है, वह अपने आप में एक मानक बनाता है। और बहुत खुशी है, बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आज हम सब इसी सबके बीच में जो है वो बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफ़ेसर सिंह से बातचीत का सिलसिला शुरू करती हूँ। अ, जी जी सबसे पहले ये प्रश्न रहेगा कि अभी जो ख़ास करके यह जो जो मुद्दा है, जो बच्चा और जो हमारी बहुभाषाई जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर क्षेत्र का, भारत के हर क्षेत्र का, बल्कि विश्व के हर क्षेत्र का भाषा को लेकर के जो जो समस्या है, जिस तरीके से वो उसे उलझते हैं, जिस तरीके से वो खुद सुलझाते हैं, जिस तरीके से अस्मिता से जोड़ते हैं, जिस तरीके से अपनी आर्थिक प्रक्रियाओं को जोड़ते हैं, यह सब बेहद विषम और जटिल प्रक्रियाएं हैं। इन सब के बीच में खास करके जो अभी एक परिवेश बन रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है, इस संदर्भ में भी हम बात कर सकते हैं। फिर खास करके अभी हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है वो बिहार के क्षेत्र पे रहे, वहाँ से बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। आप बहुभाषाई परिवेश को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुभाषाई परिवेश हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। जी, बहुत लोग कहते हैं कि एक ज़माना था जब एक ही भाषा हुआ करती थी, जी। संस्कृत हुआ करती थी और कितना अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हुँ, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो पाठ हैं, पुराने जो टेक्स्ट्स हैं, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जब संस्कृत का ज़माना था, तब जी, भी बहुत सारी भाषाएँ, उपभाषाएँ, बोलियाँ हमारे सामने थीं, हमारे चारों ओर इर्द-गिर्द घूमा करती थी। जी, और इन सभी बोलियों से, भाषाओं से संस्कृत ने आहरण करके, संस्कृत ने जी, इकट्ठा करके अपने को एनरिच किया था। जी। तो इसलिए बहुभाषाई बातें जो हैं आज के लिए कोई नई बात है, भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। दक्षिण पर एक एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा क्यों लगता है? ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा कर रहा है? ऐसा लगता देखिए, है कि जी, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा इसलिए बनता है कि जी, जब रिसोर्सेज हमारे पास स्केर्स हों, खास तौर जी, से इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक जो जी, संगति हमारी है देश की, उसपे जब कमियां हो, तो जी। उस पे किसका अधिकार हो, हुँ, हुँ। कौन सी गोष्ठी उस पे ज्यादा कब्जा कर लेगा, काबू कर लेगा, उसको अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेगा। जी, ये कंपटीशन और इसके लिए नेगोशिएशन, इसके लिए फाइट, स्ट्रगल, जी, ये तो चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। जी, और इसमें कभी हम एक प्रादेशिक स्तर पे देखते हैं उसको, कभी हम भाषाई तौर पे देखते हैं, कभी हम एथनिक ग्रुप द्रविडियन जी। वर्सेस एरियंस देखते हैं, हुँ, हुँ। कभी हम उसको इस तरह से अलग अलग हमारी जो आइडेंटिटीज हैं, जी, हर आइडेंटिटी के
पीछे रहकर हम अपना वॉर करना शुरू कर देते हैं। जी तो ये तो चलता ही रहेगा। जी and the bigger fish gobbles the smaller fish, जो किलर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट एक जमाने में आया कि इंग्लिश इज अ किलर लैंग्वेज एंड हिंदी इज आल्सो बिकमिंग अ किलर लैंग्वेज। तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो आपकी भाषाओं के लिए ये बहुत एक संघर्षमय स्थिति है कि हम कैसे अपने को बचाएं। अगर मान लीजिए बॉलीवुड की फिल्म्स इतने पॉपुलर हैं और इतने उसके इनके गाने इतने ज्यादा बिकते हैं, कैसे हमारी जो संगीत परंपरा है या हमारी फिल्म मेकिंग परंपरा है या हमारा थिएटर है वो कैसे सर्वाइव करे। तो ये प्रॉब्लम सबके लिए है और ये प्रॉब्लम छोटी भाषाओं के लिए और ज्यादा है, जाहिर है। इस सब के बीच में रुक्मिणी को का स्वागत करते हुए, फिर से स्वागत करते हुए, हम आपके लिए यह प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है आपसे जाना रुक्मिणी कि इन सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पावर लैंग्वेज है, डिसएम्पावर्ड लैंग्वेज है, एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, एक बच्चा जो है इस सब के बीच में वह इन सारी कैटेगरीज को नहीं समझता है। इन सब के बीच में जब उसकी शिक्षा शुरू होती है, जाहिर है किसी न किसी भाषा से शुरू होगी, इस सब के बीच में आप सीखने की प्रक्रिया को कहाँ लोकेट करती हैं? तो प्रोफेसर उदय नारायण सिंह ने संघर्ष की बात की, तो मुझे लगता है कि तरह तरह के संघर्ष है, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत तरह के संघर्ष है। पर एक संघर्ष मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा में तरह तरह से आता है, वो है कि थ्योरी का और असलियत का संघर्ष। और वो अक्सर जो संघर्ष होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल प्रिंसिपल से आती हैं बट कहीं ना कहीं असलियत से टकरा कर साइड में हो जाती हैं, स्वरूप बदल जाता है। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि ये जब से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनाउंस हुआ है, लगभग महीना भर हो गया है, एंड उसके पहले भी जो उसका जो एक रूपरेखा हमारे सामने आई थी, हमेशा भाषा की बात होती है तो समहाउ वो नॉर्थ साउथ या इंग्लिश एंड नॉन इंग्लिश में चला जाता है। पर असलियत जो है, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कुछ कहीं और है, राइट? कि आई थिंक इस शिक्षा नीति में मैं जो चीज को थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ कि जैसे प्रोफेसर सिंह ने कहा कि हमारा जो लैंग्वेज का जो पॉलिसी होगा या जो ये जो हमारे पास जो रिसर्च बताती है कि बच्चे के मातृभाषा में ही पहले पढ़ाई होनी चाहिए, नन ऑफ दीज आर न्यू, बट आई थिंक जो थोड़ा नया एक फोकस आया है वो है शिक्षा नीति में पहला कदम जो है 5 साल से लेके या 3 साल से लेके 8 साल को बहुत महत्व दिया गया है। इस पूरे मतलब अगर मैं एटलीस्ट स्कूलिंग का जो भाग है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उसमें अर्ली इयर्स को बहुत जोर से मतलब बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि उस उम्र के लिए, उस स्टेज के लिए क्या अप्रोप्रिएट मेथड है भाषा का, उसके ऊपर नए तरीके से सोचने की जरूरत है। आई डोंट नो प्रोफेसर, आपको याद होगा कि नहीं, शायद 2006 या 7 में मैंने डायरेक्टर ऑफ मैसूर इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा था कि हम लोग तब ये हमारा जो असर का सर्वे है वो करने जा रहे थे। एंड उसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है कि बच्चा कितना पढ़ सकता है, उसकी एक मूल्यांकन किया जाता है। एंड उसमें कुछ शब्द हैं, कुछ पंक्तियां हैं, और हमने उनको ये भेजा था कि आप जरा बताइए कि ये उचित है कि नहीं। एंड हमें नहीं पता था डायरेक्टर कौन है, तो अचानक मेरे ऑफिस में फोन आया एंड प्रोफेसर उदय नारायण सिंह ने फोन किया एंड उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि तुमने ये हमारे इंस्टीट्यूट को क्यों भेजा है। सो आई सेड आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ऑफ लैंग्वेज ऑफ नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आप हमें गाइडेंस दे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। एंड ही सेड बट बच्चों के लिए जो आप सोच रही हैं, इसमें तरह तरह के लोगों का विचार इसमें मौजूद होना चाहिए। लिंग्विस्ट जो हमारे पाठ्यक्रम को बनाते हैं एंड ऑल्सो जो बच्चों के लिए सोचते हैं, लिखते हैं, तो ये 3-4 तरह के लोग कहीं पे हमारे देश में एक साथ नहीं है। और एक चौथा भाग शायद है जो हमारे छोटे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जो समय बिताते हैं, वो हमारे बिल्कुल नीचे ग्रेड के टीचर, आंगनवाड़ी के लोग, माता पिता और मोहल्ले के लोग।
तो मैं समझ कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हमारे जो बहुभाषी कॉन्टेक्स्ट है उसमें बच्चों के लिए हम वहीं से चालू करना चाहिए कि जिस माध्यम में बच्चा अपने आप को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएगा। एंड वो आजकल मैं थोड़ा सा मैंने सीख लिया है कि वोकैबुलरी बदल देनी चाहिए, तब शायद लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मैं कहती हूँ इट इज नॉट मदर टंग, इट इज नॉट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी जो टर्म्स हैं ये ऊपर से आ रही हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर से आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस भाषा में बच्चा झगड़ा करता है, रोता है, प्लेग्राउंड पे खेलता है, उसी भाषा से हमें शुरुआत करनी चाहिए उसके शिक्षा की नींव को बनाना, और फिर आगे चल के शिक्षा में भी जाना है हम जा सकें। क्योंकि यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आपने बेहतर है कि जो अदर एजेंट्स हैं, जो अदर सोशल एजेंट्स हैं, उनके आपने जिक्र किया, पर प्रश्न यह भी है, और यह प्रश्न बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में प्रोफेसर सिंह खुद भी रहे हैं, यह प्रश्न उनसे भी है कि जिन सोशल फैक्टर्स की आपने चर्चा की है या बात की है, संभवतः उनकी वॉइस कहाँ है इस पूरी मेकिंग में, इस पूरी नेगोशिएशन में? उनकी चर्चा या उनका जो इनपुट है या उनकी जो भूमिका है वो क्या है? ये एक्चुअली उनकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो नेगोशिएशन का प्रक्रिया इन्होंने अपनाया है एनईपी लाने के लिए, जिसको कि बहुत सारे संदर्भ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में इसकी चर्चा हुई, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, लेकिन ये डिस्कशंस कहीं जो एथनिक ग्रुप्स के साथ या उनकी जो लीडरशिप उनसे उभर के आता है छोटी छोटी भाषाओं से। अब देखिए मातृभाषाओं की बात हम करें तो है तो वैसे बहुत सारी मातृभाषाएं भारत में, करीब 3,500 मातृभाषाओं का देश है भारत। अब किन से आप बात करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बात करेंगे भी तो जहाँ के लीडरशिप इस बारे में सोच विचार कर चुके हैं, जैसे लेप्चा कम्युनिटी बहुत जागृत है, टोटो बहुत जागृत है, हालांकि नंबर्स में बी स्मॉलर फॉर दीज पीपल, बट मेनी ऑफ देम दे हैव हैड देयर इंटरनल डिस्कशंस। उनके अंदर में बहुत सारी बातें हुई हैं, और उन्होंने ये प्रयास भी किया है कि हम इसका डिक्शनरी लिखें, इसमें हम टीचिंग मटेरियल्स बनाएं वगैरह वगैरह, इनकी लिपियों को लिपिबद्ध करें, छापने की प्रक्रिया करें, लेकिन सब ऐसे नहीं। हम लोग जो मातृभाषाएं भारत में बोली जाती हैं वो बहुत सारे अलग अलग स्तर में बटे हुए हैं। आप जो 22 सांविधानिक भाषा हैं उनको ही ले लीजिए, उनमें से 8-9 ऐसी हैं जो कि ताकतवर है, बहुत दम है, इकोनॉमिकली दे वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन 8-9 ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल नवसिखुए हैं, नए हैं, उनको पता नहीं राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, किधर आगे बढ़ना है, कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, कैसे मॉडर्नाइज करना है, कैसे अपने को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। बोडो को ले लीजिए, संथाली को ले लीजिए, हम तो कहेंगे मैथिली को भी ले लीजिए, ठीक है, कुछ आप लोग हैं तो आप लोगों ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया है, लेकिन ये जो तीसरे दर्जे की भाषाएं हैं, इवन विद इन दी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, इनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसके बाद में इसके अतिरिक्त जितनी मातृभाषाएं हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ही। सर अब भाषा वैज्ञानिक जी प्लीज आप कंप्लीट करें। जी नहीं, यही प्रॉब्लम है। और जो मैंने कहा था कि इन भाषाओं में जो गाने लिखने वाले हैं, इनमें अभिनय करने वाले हैं, इनमें जो टेक्स्ट, ओरल टेक्स्ट बनाने वाले हैं या फोकलोरिस्ट्स हैं, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए उनके समाज में, क्योंकि हमने ये गौर किया था कि एक विशेष सिक्किम की भाषा के ऊपर काम करते वक्त हमें ऐसे फोकलोरिस्ट मिल गए थे जो कि भाषा चिंतक भी हैं और उसकी भाषा के ग्रामेरियन भी हैं, उसमें गाने भी लिखते हैं, थोड़ा सा नाच भी लेते हैं, कुछ अपना वाद्य यंत्र बजा भी लेते हैं। तो ऐसा मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अब होता यह है कि देश संचालन में जो लोग राजनीतिक स्तर पर व्यस्त रहते हैं उनको कहाँ इतना समय है कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालें। ये तो रुक्मिणी जी है जो ढूंढ के निकालती है लोगों को और से काम कराती है। और स्कूलिंग और लर्निंग के बीच में काफी जो है एकदम स्पष्ट फर्क जो है वो बता रही है। रुक्मिणी आपसे एक सवाल है, अभी ये प्रश्न मैं प्रोफेसर सिंह से करने वाली थी, पर मूलतः यह प्रश्न आपसे किया जाना चाहिए
कि जिस तरीके से पूरा जो कॉग्निशन का जो प्रोसेस है, सीखने सिखाने की जो पूरी प्रक्रिया है, क्या आपको लगता है कि मातृभाषा का भाषा वैज्ञानिक स्वयं जो है मातृभाषा के की भूमिका को लेकर के अस्त व्यस्त हैं? अगर मैं एक टर्म इस्तेमाल कर सकूं, काफी अस्त व्यस्त हैं। और आपने सही कहा कि ये टर्म ऊपर से आ रहा है, इसकी मतलब कितनी कितनी भूमिका देखती हैं आप? मैं थोड़ा एक दो उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि जी जी प्रैक्टिकल जमीनी तौर पे क्या करना चाहिए। जी जी कुछ साल पहले मैं अब तो वो झारखंड हो गया है, मैथन हम्म मैथन के धनबाद जिले हम्म, में जहाँ डैम स्कूल है। में, हम्म है ना, और एक ब्लॉक का नाम शायद निरसा है। हम्म तो मुझे अपने आप के ऊपर थोड़ा अभिमान है कि जब मैं बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ, कहानी बताती हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। आई जी लाइक टू फील कि ऐसी हूँ। तो एक क्लास में मैं गई और मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। बच्चे टोटली ब्लैंक थे, नो हम्म रिएक्शन। उनको हम्म जरा अजीब लगा, क्योंकि जनरली बच्चे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली बाहर से कोई आता है तो थोड़ा उनका क्यूरियोसिटी भी होता है। बट आई हम्म रियलाइज कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म तो फिर हमने कुछ बोर्ड पे कुछ लिखा, राइट हम्म ना। पिक्यूलियर सिचुएशन कि धीरे धीरे पूरा दिन हम स्कूल में बिताए तो समझ में आया कि हम्म, एक्चुअली बोली भाषा में बच्चे बंगला समझ रहे थे, बट अच्छा। अगर बंगला ब्लैक बोर्ड पे लिखे तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे। तो आई हम्म, करते कि अगर मैं बंगला को हिंदी स्क्रिप्ट में लिखूं तब उसको हम्म, समझ में आ रहा है। अच्छा। नाउ दिस अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन। अब उस स्कूल में कई तरह के टीचर थे। अब जब हम्म, बच्चों को समझ आ गया कि हमको हमको समझ में आया है, तब वो हम्म, बहुत हंसने लगे। और एक बच्चे ने हमको कहा कि आपको तो बहुत टाइम लगा वो समझने में। आई मीन, इन सम वेज आई फील वो हम हमारी टेस्ट ले रहे थे। दे कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर कि हम लोग ऐसे हैं। उस क्लास में साउथ थे, बट दिस वाज द वेरी मिक्स्ड कैरेक्टर। तो हमने फिर हम्म, स्कूल वाले कि आप लोग कैसे डील करते हैं इसमें, बिकॉज वहां पे दो तरह के टीचर थे। हमारे हम्म, बिहार में भी दो तीन तरह के टीचर सेम स्कूल में होते हैं। तो जो सीनियर टीचर थे, जो हाईली क्वालिफाइड आदमी था, वो बाहर से था। उनको तो ये सब बंगला को हिंदी स्क्रिप्ट में लिखना लिखना ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। दिस इज हम्म, अ पका रहे हैं आप, ये उनका हम्म, एटीट्यूड। हम्म, और हम्म, जो यंगर लोग थे, जो शिक्षा मित्र थे, पैरा टीचर थे वगैरह वगैरह, जो लोकल थे, वो तो वही तरह थे, तो उनको कम्युनिकेशन में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब आप सोचिए कि इनको पढ़ाने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड कट एंड पेस्ट रूल नहीं हो सकता है। जैसे ही बच्चे लगाव होगा, जो हमारे वो जूनियर टीचर्स का था, वो अपना रास्ता उसमें से ढूंढेंगे। बट उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। जो उनकी सरकार ने, झारखंड सरकार ने उस वक्त डिक्शनरी बनाए हुए थे, कई लैंग्वेजेस में मटेरियल बनाए हुए थे, बट ये बच्चों के नजदीक जाके उनका तरीका निकालने का तरीका उनको नहीं बताया गया था। सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो है कि हमारे पास सामग्री क्या होगी, रिसीव्ड क्या होगा, और दूसरा है कि एज अ टीचर और एज समवन जो बच्चों के साथ काम करता है, मुझे उनके अंदरूनी स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। एक और उदाहरण मैं देती हूँ। ये तो बिल्कुल मतलब नालंदा में राजगीर के पास का था। बच्चों को, ये चौथी या पांचवी कक्षा के बच्चे थे, उनको पढ़ना आता था। मैंने उनको एक बहुत सिंपल पैराग्राफ दिया एंड कई बच्चों से पढ़ने को कहा, एंड वो कुछ मेढक एंड तालाब की कोई कहानी थी। एंड एवरी टाइम तालाब आ रहा था, सबकी आवाज धीमी हो रही थी। तालाब इज अ वेरी तालाब इज अ वेरी इजी वर्ड। तो तीन चार बच्चों ने जब पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई दिखाई, तो ऐसे की बात क्या है, तो तक दे हैड रियलाइज कि मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि गलत वर्ड है ये, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ना चाहिए, पोखर होना चाहिए। तो हमने काट दिया उसी टेक्स्ट में, तालाब को काट के पोखर लिख दिया। बच्चे संतुष्ट, दे से ठीक है। मतलब दे आर कंफ्यूज कि आप बड़े होकर भी हमारी बातें समझते क्यों नहीं है। सो आई फील वी नीड इन दिस पूरी भाषा के प्रक्रिया में, शायद हमारी जरूरत यह है कि हम बोलना बंद कर दें और सुनना चालू कर दें, तो फिर शायद भाषा आगे बढ़े। नहीं, ये जो आपने जी सर ये जो प्लीज। ऊपर से नीति आने की बात जो वो कर रही हैं, वो बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, यूनेस्को की एक मीटिंग में मातृभाषा के ऊपर में हमारी बात हो रही थी, जो पापुआ न्यू गिनिया के शिक्षा मंत्री थे उनके साथ।
तो उन्होंने ये कहा कि रातों रात उनके यहाँ ये डिसीजन लिया गया कि एक साथ 850 भाषाओं में, मातृभाषाओं में वो अगले साल से पढ़ाना चालू कर देंगे। अब आपको पता है पीएनजी या पापुआ न्यू गिनिया ऐसी एक जगह है जो कि आइलैंड्स, हजारों आइलैंड में बटे हुए हैं, बीच में पानी है, एक जगह से एक जगह नेगोशिएट करना बहुत कठिन है। अब यह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक उधार ली शेल बुक टेक्नोलॉजी कि आपने एक शेल बनाया है टेक्नोलॉजी का, और उस टेक्स्ट में उस शेल में आपने 2-4 भाषाओं के टेक्स्ट बुक आपने बना लिए हैं। अब उसको आप सर्कुलेट कीजिए अमंग द पीपल हु नो द अदर लैंग्वेजेस, जो छोटी-छोटी दूसरी मातृभाषाएं हैं, वो उस शेल में अपना भरना शुरू कर देंगे और फिर टेक्स्ट बुक रातों रात बन जाएगा। लेकिन ये समस्या आप समझिए, जो उन्होंने उदाहरण दिया, माइथन का एग्जाम्पल दिया या दूसरे उदाहरण बिहार के दिए, ऐसे उदाहरण बहुत होते हैं। क्योंकि आप गौर करेंगे विशेष रूप से जो शहरी स्थिति है उसमें भी एक स्कूल में, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि 10% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम इफ दे आर स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, फिर आपको इंतजाम करना पड़ेगा उस लैंग्वेज में भी पढ़ाने के लिए, आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी स्कूल में। लेकिन कोई स्कूल करता नहीं है, ये तो है कागजी प्रक्रिया, ग्राउंड रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ की एक क्लास में 50-60 बच्चे हैं और 20-20 में बटे हुए हैं, या व्हाटएवर द नंबर डिवीजन, 3 अलग-अलग मातृभाषाओं के हैं। आप पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? कौन सा माध्यम आप यूज करेंगे? जो सीनियर टीचर है वो तो ऑलवेज ग्रामेटिकली जाएगा, वो तो बोलेगा कि राष्ट्रद्रोह हो जाएगा अगर आप मानक हिंदी में नहीं बोलेंगे तो। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझता है वो उससे नेगोशिएट करेगा कि अच्छा ठीक कैसे हम इनको समझा सकते हैं। इम्पोर्टेंट जी। रुक्मिणी, आपका भी पिछले 20 सालों का, तकरीबन 2 दशकों का आपका अनुभव है ग्राउंड का। क्या ये नेगोशिएशन होते हुए आप देखती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या ये नेगोशिएशन हो रहा है? क्योंकि आपने स्पष्ट बात की है कि लर्निंग नहीं हो रहा है, और खास करके आप ही को मैं कोट करना चाहूंगी। आपने कहीं कहा है कि जिस तरीके से सरकार की खर्च शिक्षा पे बढ़ रही है, उसके बावजूद भी जो उसका आउटकम है वो रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। किसी तरीके का डिनोमिनेटर्स जो है वो बहुत रैपिडली जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं है उसके प्रोपोर्शन में। तो आई फील कि ये अगर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाले पे जाऊं तो मैं उम्मीद करती हूँ, अब देखते हैं, आशा करती हूँ कि आगे होता क्या है, कि अगर ये शुरुआती दौर में जो चीजें हम लोग करते हैं उसको थोड़ा गहराई से देखें, समझे, सुने, तो बहुत बदलाव की जरूरत है। मैं एक सिंपल उदाहरण ले लेती हूँ, और मैं बिहार का उदाहरण लेती हूँ कि आप अगर किसी आंगनवाड़ी में जाएं, आंगनवाड़ी के बारे में लोगों के तरह तरह के धारणाएं हैं, पर मैं समझती हूँ आंगनवाड़ी का जो मतलब जी जो संकल्पना है उसमें स्वास्थ्य हो, पोषण हो, वो सब छोड़िए, पर आंगनवाड़ी से घर का फासला बहुत दूर नहीं है। जब माँ आती है आंगनवाड़ी सेविका के साथ बड़े आसानी से, सहजता से बात कर सकती है, क्योंकि तरह के लोग हैं, दोनों उसी मोहल्ले के हैं, उसी भाषा से हैं, उसी परंपरा, जो भी व्हाटएवर इज द लोकल, वो वहीं के हैं। अब वही बच्चा अगले साल आंगनवाड़ी से उठ के स्कूल में जाता है, तो इन अ वे आप फिजिकली में देखिए, एक गेट है, गेट के अंदर स्कूल है, स्कूल में बिल्डिंग है, और दूरी बढ़ती जाती है। और क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रोफेशनलाइजेशन, अब हाईली क्वालिफिकेशन, ये सब का महत्व शायद बढ़ता गया है, तो जो पहले टीचर है वो अक्सर उस जिले का भी नहीं है। एंड तरीके से मैं समझती हूँ कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उन्हीं को बांटा जाए पूरे राज्य में। पर दूसरी बात है कि छोटे बच्चों के लिए वो फॉरेनर है, वो मैं पटना से आती हूँ या दिल्ली से आती हूँ और वो भागलपुर से आते हैं, बेतिया में, उतने ही फॉरेनर हैं वो, क्योंकि उनकी बात भी वो समझ नहीं पाते। दूसरी बात है, हमारे पुराने जमाने में बहुत सारे टीचर गांव में ही रहते थे, तो बाहर से भी वो तुरंत सीख जाते थे। आजकल के जमाने में बहुत सारे टीचर्स शहर से अप डाउन करते हैं, और उसकी समस्या भी मैं समझती हूँ। बट आई डू, अगर इस पूरे चीज को करिकुलम के नजरिए से ना देखें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के नजरिए से ना देखें,
बच्चे को क्या उचित होगा एंड उसको कैसे नींव बनाने में कौन कौन सी चीजें की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि जितना लोकल वो हो सकता है उतना ही वो का बनेगा। और उस लोकल में बहुत सारी चीजें हो सकती है, भाषा तो डेफिनेटली एक है। पुराने जमाने में आप बहुत जिलों में आप देखेंगे कि अभी अभी जो गुरुजी हैं, अभी अभी वो रिटायर हुए हैं, जो अभी भी धोती पहनते हैं स्कूल में, और जो अभी पे आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं, उन्होंने ये एजुकेशन कर लिया था। बिकॉज आई थिंक उन जमाने में जिम्मेवारी, अभी तो हम लोग राइट टू एजुकेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, बट आई थिंक साल पहले वो लोग खुद अपने हाथों से वो राइट देते थे खुद करके कि अगर मेरे स्कूल को मुझे पार कराना है तो जो भी मुझे करना पड़ेगा मुझे करना है। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद वो आज सुन रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, अखिलेश्वर, बिहार शिक्षा विभाग में बहुत साल उन्होंने काम किया है। वो कहते हैं कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनका नाम भी उनके शिक्षक ने दिया, उनका कुछ हुआ होगा, एंड जब वो स्कूल गए तो शिक्षक ने कहा नहीं तुम्हारा नाम अखिलेश्वर। तो फ्रॉम स्टार्टिंग गेमिंग द चाइल्ड टू उसकी पूरी जिम्मेवारी शिक्षक शायद करते थे, बिकॉज उस जमाने में बहुत ज्यादा बच्चे शायद स्कूल नहीं जाते थे, उनको सही तरीके से संभाल के पार कराना विथ व्हाटएवर नेगोशिएशन रिक्वायर्ड सिखाने के लिए, वो शायद काफी पैमाने पे लोग करते थे। सब ये हमारे प्रोफेशनलाइजेशन में ये जो जुड़ाव है वो कहीं थोड़ा ढीला हो गया। इसको एड्रेस कैसे करेंगे? पहले प्रोफेसर सिंह से इसको एड्रेस कैसे करेंगे, ये जो जुड़ाव कनेक्ट जो कट गया है? जी, एक तो समस्या ये है कि हम लोगों ने ना ये तय कर लिया कि ये हिंदी वाला मास्टर जी है, ये अंग्रेजी वाले टीचर हैं, ये संस्कृत वाले पंडित जी हैं, ये हमने बांट लिया लोगों को। हमारे जमाने में जैसे हेयर स्कूल में हमें एक टीचर पढ़ाते थे, असीम मुखोपाध्याय, जिंदगी में कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं की है। वो करते ये थे कि वो चुन चुन के बच्चों के घर में जाके फ्री में पढ़ाते थे और उनको एनकरेज करते थे टू लर्न मोर ऑन देयर ओन। मतलब पढ़ो, किताबें पढ़ो, कहानियां पढ़ो, दुनिया भर की, क्योंकि हमारे जमाने में तो टेलीविजन और इंटरनेट और ये मोबाइल फोन और गूगल और कुछ ही नहीं थे, तो इसलिए हमको तो केवल किताबों से और लोगों की बातों से ऐसे ही हमको ज्ञान जो कुछ मिलना होता था मिलता था। तो वो इस तरह से इनकरेज करते थे। और कभी संस्कृत के टीचर नहीं आए तो वो संस्कृत भी पढ़ा लेते थे, कभी मैथमेटिक्स वाले नहीं आए तो मैथमेटिक्स को अच्छा खासा पढ़ा लेते थे, कभी बांग्ला तो पढ़ाते थी और अंग्रेजी उनका ज्ञान जो है साधारण। तो अब हम इस तरह के टीचर अब बहुत कम होते जा रहे हैं। अब बहुत स्पेशलाइज्ड लोग आ रहे हैं जो हाईली ट्रेंड बीएड एमएड वगैरह करके वो जो मैं समझता हूँ। एक समस्या ये भी है कि हमारी जो टीचर ट्रेनिंग की जो प्रक्रियाएं हैं, ये मैंने बहुत बार सरकार से भी कही है, टीचर ट्रेनिंग प्रक्रिया में आप बीएड एमएड कोर्स में देखें, लैंग्वेज का कोई नामो निशान नहीं है। वो लोग जो एजुकेशन पढ़ाते हैं बीएड एमएड में, वहाँ कोई लैंग्वेज की ट्रेनिंग, ये जो सेंसिटिविटी बात रुक्मिणी जी कर रही है, ये होता ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको, आप अगर अनुमति दे तो एक कहानी में ले जाऊं जो जेएनयू, जिसका ताल्लुक जेएनयू से है और इनकी माँ से। और मीनाक्षी दी ने एक बार जेएनयू में पहले क्लास में उन्होंने एक बहुत बड़ी तस्वीर, जो कि हिमालय की बर्फीली घाटी की तस्वीर है, वो ले आके फर्स्ट स्टूडेंट्स के पहले क्लास में ले आके उन्होंने तस्वीर रख दिया क्लासरूम में। और ये उन्होंने खुद मुझे सुनाया था कि ये उनके बाद में उनके एक निबंध में भी ये आया था। हम लोग एक साथ ज़ारबुकेन में थे तो वो कह रही थी ये, और उन्होंने कहा कि अब इसका जो है आप किसी भी भाषा में कैसे भी हो इसका वर्णन कीजिए। तो जेएनयू में जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे परिवार से हैं जो कि बहुत परिशीलित परिनिष्ठित परिवार है और काफ़ी खाते पीते परिवार के हैं। वो तो अंग्रेजी में बहुत कोशिश वो कर रहे थे उसके डिस्क्रिप्शन देने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में, बांग्ला में या हिंदी में उसका डिस्क्रिप्शन दिया, उनका डिस्क्रिप्शन यूनिक था और उनका डिस्क्रिप्शन इतना मौलिक था और इतनी उसमें शब्द संपदा भरी हुई थी
कि उसका कोई मुकाबला अंग्रेजी वाला जो नहीं कर सकता था, हालांकि वो बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के आए थे। तो उनका ये कहना था मीनाक्षी जी का कि देखो मातृभाषा का क्या फायदा है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपनी मातृभाषा में सशक्त नहीं है तो और भाषाएं आपको क्या आएंगी, आप कैसे और भाषाओं के साथ नेगोशिएट कैसे करें। रुक्मिणी, आपसे एक प्रश्न जो है मातृभाषा की बात फिर से आई, स्किल की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नेगोशिएशन है हमारा, खास करके जो चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है 5+3+3 ऐसे मूव कर रहे हैं, उसमें स्किल की बात अब की जा रही है कि बच्चे को अब स्किल लर्निंग जो है उसके लिए बेहद आवश्यक है। इस मामले में भाषा की आवश्यकता जो है आप घटता हुआ देख रही हैं, बढ़ता हुआ देख रही हैं, कोई भूमिका देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं, कैसे देख रही हैं? क्योंकि जुड़ाव मुख्यतः जो है और मौलिकता जो है भाषा के माध्यम से आ रही है संभवतः। नहीं, हम तो देख रहे हैं, अगेन अगर मैं बिहार का ही उदाहरण लूं कि इवन मेरा जो बिहार का एक्सपीरियंस ज्यादा बिहार का है, बिहार का कम है। अब आप किसी गांव में जाइए, इंटीरियर गांव में भी जाइए, वो कहाँ किसी भी गांव में आप खड़े होके पूछिए कि भाई मणिपुर में क्या होता है और गुजरात में क्या होता है, तो वहां लोग मौजूद हैं जो वहां से होकर आए हैं, राइट। दुनिया देख, हो सकता है कि वो मजदूरी करने गए थे पर उन्होंने काफी दुनिया देखी है ना। स्किल तो एक अपनी जगह पे है, बट हमारा देश बहुत माइग्रेंट देश है, एंड पार्ट बीइंग वेरी फ्लेक्सिबल कि हम कहीं भी जाके कुछ भी कर पाए, उसके लिए भाषा एक बहुत चीज है। बट इवन मोर देन कम्युनिकेशन करने की स्किल, मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ क्योंकि मैं जिस संस्था में काम करती हूँ प्रथम में, वहां पे उसका लीडरशिप पूरा ही एटलीस्ट 10 साल पहले मराठी स्पीकर थे। तो अगर सब अंदरूनी बात में, जैसे आप कह रही थी षड्यंत्र में जाना है, तो उतना तो मराठी आना चाहिए, अदरवाइज आपको रियल स्ट्रैटेजी क्या बन रही है नहीं पता। तो able to communicate, being able to understand, being able to express, I think ये जो चीजें हैं वो भाषा से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई हैं। तो अगर मेरे गांव से कोई मणिपुर जाएगा तो उसको क्या करते हुए जाना पड़ेगा और क्या क्या करते हुए वापस आना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन आई थिंक बार बार शायद ये कोविड के वक्त में मुझे बार बार ये लगता है कि लोग सारा टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एंड ये सब की बातें करते हैं। मुझे लगता है द supreme importance of knowing how to deal with people, how to relate to human beings, वो always was important, but in many new ways वो हमें दिख रहा है। हम लोग जो प्रथम में जो काम करते हैं, हम बच्चों के सामने अब जा नहीं पा रहे हैं, सारा कुछ फोन के थ्रू हो रहा है। कुछ SMS व्हाट्सएप भेज देते हैं, बट मुख्य रूप से हम फोन पे बात करते हैं, और वो फोन पे करते हुए जो कम्युनिकेशन का टू वे हो रहा है, उससे मुझे लगता है दोनों साइड पे लोग सीख रहे हैं कि एक दूसरे से कैसे जुड़े। सो आई फील दैट ये भाषा, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, हाउ डू यू कन्वे एम्पैथी, ये सब कन्वे करने का एक ही तरीका है कि आप और हम एक्सचेंज करें, जिसका नाम भाषा कहा जाता है, जो हम एक बातें, एक दूसरे की समस्याएं और एक दूसरे से क्या लेना देना है वो समझ पाए। तो इन वेज आई फील कि ये मल्टीपल, ये बहुभाषी जो देश है हम, उसका मूल्य रिसोर्स है वो हम ये करिकुलम और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में बांट ना ले, राइट। इसका लेना देना हम कैसे, और कल एक बहुत अच्छा लेक्चर हमने सुना फ्रॉम अ ब्रेन, क्या कहते हैं, ब्रेन रिसर्चर, जो कह रहे हैं रिसर्च शोज, और आई एम श्योर प्रोफेसर उदय नारायण सिंह इसके बारे में बहुत कुछ बता सकेंगे, कि मल्टीलिंगुअल ब्रेन इज अ डिफरेंट ब्रेन फ्रॉम अ मोनोलिंगुअल ब्रेन एंड अ मच मोर ब्रेन। सो ये बच्चे कि हम घर में भोजपुरी बोलते हैं, जब गुरुजी आते हैं तो उनके साथ ठेस हिंदी बोलते हैं, जब मेरी नानी जी आती है तो उस तरह से दूसरा हिंदी बोलते हैं और व्हाटएवर बोलते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल साइन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली। इस सब में आप बच्चे को, जी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बात उन्होंने कही है, ये तो मेरे अपने जीवन में ही मैंने देखा है। अब जैसे हमारे
पिताजी और माँ आपस में मैथिली में बात करते थे। ये उन्होंने एक नेगोशिएट किया था शादी से पहले कि शादी के बाद वो आंसर तभी देंगे जब वो मैथिली में बात करेंगी। She was a Bengali, she didn't know Maithili, but she learned Maithili to be able to talk to her husband. ठीक है, लेकिन पिताजी मुझसे बात करते थे बांग्ला में, मेरी बड़ी बहन से बात करते थे मैथिली में, मेरी बड़ी बहन मेरी माँ से बात करती थी बांग्लादेशी वैरायटी ऑफ बंगाली में, मयमनसिंह वैरायटी ऑफ बंगाली में, और ये दोनों पढ़ाते थे हिंदी, तो इसलिए चाहे वो हजारी प्रसाद जी हो, चाहे नागार्जुन हो, जो हमारे यहाँ घर में आके अगर रहेंगे और बातचीत करेंगे तो वो हिंदी साहित्य, हिंदी का माहौल वो तो आता ही है। तो एक ही साथ अंग्रेजी के अलावे इतनी सारी भारतीय भाषाएं और उपभाषाएं या बोलियां हमारे घर में सुनने को मिलती थी। तो ये नेगोशिएशन जो है ये चलता ही रहता है हमारे यहाँ। शार्पन्स द प्रोसेस वेरी मच, क्योंकि वो हमको एक भाषा की जो चीजें हैं वो दूसरी भाषा में ले जाने को मिलता है, जो संपदा है उसको दूसरी भाषा में हम ले जाते हैं। उसकी दिक्कतें भी हैं, ट्रांसलेशन की समस्या, जो ट्रांसफर की समस्या बहुत ज्यादा ही समस्या है। सर एक प्रोसेसिंग से एक बात जो है भी जानना काफी आवश्यक लग रहा है। कुछ दिनों से आप मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल एक कंसोर्टियम को भी बिल्डअप करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं उनको आप मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा आपने एक आर्काइव बिल्डअप किया है और हम लोग सब उसके पार्ट थे। वहीं एक चर्चा उठी थी जो पूछना मुझे लग रहा है कि आवश्यक है कि ये जो भाषा की समस्या है, भाषा एंडेंजर्ड है, भाषा खतरे में है, भाषा को बचाना है, आर्काइव क्रिएट करना है वगैरह वगैरह, जो चिंताएं हैं वो हमेशा डॉक्टर को ही क्यों होती हैं, पेशेंट को क्यों नहीं होती, मरीजों को क्यों नहीं? ये बात तो बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली ये चीजें कोई नहीं है। हमारे टीम लीडर थे बीबीसी के क्रिस मुस्ली के साथ हम लोग 30 लोग थे, दुनिया भर के 30 एडिटर थे। तो साउथ एशिया से मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसके ऊपर काम करने के लिए मैं अकेला था। तो ऐसे 30 लोग में हम लोग बटे हुए थे और इन 30 लोगों ने मिलकर हमने वर्ल्ड लैंग्वेज एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एटलस बनाई है। वो एटलस हम इन्हें इसलिए बनाई थी कि वो एक अवेयरनेस क्रिएशन, अभी आप जाएं यूनेस्को वेबसाइट में तो हमारे साथ कमाल के कार्टोग्राफर्स थे, तो आप जहां वो आपके जो नीडल है, जो माउस है, जहां ले जाके क्लिक करें, दुनिया भर के हर कोने के विषय में आपको जो बहुभाषिकता है, बहुसांस्कृतिकता है, वो आपको नजर में आ जाए। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो कौन सा ऐसा देश है जिनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे कि बहुत सारी भाषाएं धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार में है। तो पहले ये माना जाता था कि सबसे बड़े ऑफेंडर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है और कनाडा है और यूएसए है। यूएसए वाज ऑन द टॉप, 192 भाषाएं एंडेंजर्ड। लेकिन उसमें 2009 के बाद से देखा गया कि भारत में 196 भाषाएं जो है वो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। तो अब ये हलचल मच गया, ये कहा गया कि ये एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। तो अल्टीमेटली बाद में हमने समझा पाया लोगों को, और संसद के सदस्य थे बहुत सारे, यूजीसी के बहुत सारी कमिटीज थी, सबको हमने ये समझा पाया। और कपिला वात्स्यायन जी हमारी उस कमेटी की चेयरमैन भी थी। तो कि ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि ये तथ्य हमको मिला है, लेकिन इस तथ्य के बाद में आर्काइव बनाना एक पहला कदम है। लेकिन आर्काइव बनाने से ही पूरा समस्या सुलझ नहीं जाती है। आर्काइव से इतना ही फायदा होता है कि जो संस्कृति, जो मेडिसिनल प्लांट्स, जो संगीत और जो उसमें फोक लिटरेचर, ये जो गायब होने वाले थे, उसको हमने किसी तरह से डॉक्यूमेंट कर लिया, बस। इससे आगे और कुछ नहीं। ये आर्काइव जो क्रिएट हो रहा है, ये जो एक मेरे ख्याल से विरासत की जो संपदा बन रही है, ये बच्चे को कैसे मदद करता है? ये अब एंडेंजर्ड लैंग्वेज, लुप्त भाषा, इसके बारे में आई कैन नॉट से, बट जब सर बात कर रहे थे बन गया, अपनी पॉलिसी बन गई, एक्सरसाइज हो गया, संपदा क्रिएट हो गया, आर्काइव है आपके पास।
तकनीक है आपके पास, नहीं, टेक्नोलॉजी है। अब हमको तरीका निकालना पड़ेगा कि वो अपने पिटारा से खोल के उसको बाहर बांटा कैसे जाए। मैं एक एग्जांपल ली थी जी, कि जी। अगेन इट्स नॉट एन endangered लैंग्वेज बट एक्सपोजर टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। हम लोग यूपी सुल्तानपुर जिले में कुछ काम कर रहे थे और मेरे टीम में एक लड़की थी और वो गुजरात की इसलिए यूपी आई थी कि उसको थोड़ा, वो रूरल गुजरात बिलोंग करती थी, पर उसको थोड़ा दुनिया देखना था, थोड़ा देश देखना था। तो जब मौका मिला ऐसा कुछ एक कर सकते तो वो आई और हम लोग गांव में लाइब्रेरी स्थापन करने की कोशिश में थे और हमारी कोशिश ये थी कि अगर 500 रुपए का किताब हम ले आए तो गांव हमें 500 के लिए मतलब पैसे दे किताब खरीदने के लिए, तो ज्वाइंट बनेगा। तो इसी के कोशिश में हम लोग हुए थे, थोड़ा भीड़ जमी हुई थी। तो एक मैंने इस लड़की से कहा कि तुम थोड़ा सा एक गाना गाओ, अच्छा गाना गाती थी ताकि लोगों का ध्यान यहाँ आए। तो उसने गुजराती गाना शुरू किया और मैंने उसको टोका कि गुजराती में मत गाओ, लोगों को समझ में नहीं आएगा। गांव के 4-5 थोड़े बुजुर्ग लोग वहां बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने आके कहा कि क्यों आपने उनको रोका, हमने ऐसे गाने सुने नहीं है, हमको सुनना है। ये कहाँ से आई है लड़की, इतनी दूर से आई है, अपने देश की गाना गा रही है, हमें सुनना है और हमारे बच्चों को वो सिखा दे। नाउ दिस सुल्तानपुर पे गांव में किसी ने गुजराती सुना नहीं था, बट व्हेन दे हर्ड इट, वांटेड टू नो मोर, दे वांटेड कि हमारे बच्चों को सिखा दे। तो हाउ डू वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज कि इस तरह का एक्सपोजर हो पाए, बिकॉज बहुत सारा एक्सचेंज एक हाई लेवल पे होता है। अब थैंक्स टू टीवी एंड दिस एंड दैट शायद थोड़ा सा और मतलब एक दूसरे के भाषा के गाने लोग सीख जाते हैं कभी कभी, बट आई थिंक ये जरूरी है कि जो हर आदमी मल्टीपर्पज नहीं बन सकता है, मल्टी फैसेटेड नहीं हो सकता है, बट जो भी चीजें हम लोग बहुत बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लॉन्जेविटी के लिए उनको बांटने का तरीका भी हमें आना चाहिए। एंड अक्सर वो के डोमेन में चला जाता है, लगता है कि हम उसको कैसे करें, हम तो ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। सो आंसर फॉर दिस, बट आई डू फील कि इसको बांटने का तरीका हमें सोचना चाहिए। जी, आप जैसे बहुत एक्चुअली मैं इंटरवीन करता हूँ। अभी आपके फेसबुक में माया डेविड ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको कैसे, इसकी सहायता से हम रिवाइटलाइज कैसे करें। तो ये रिवाइटलाइज करना, पुनर्जीवित करना भाषाओं को, ये बहुत बड़ा मूवमेंट जैसा है। जैसे बहुत सारी मूवमेंट्स, अब थैंक्स टू असर जैसे रुक्मिणी जी ने बहुत सारा एक बड़ा मूवमेंट चलाया जो पठन पाठन के ऊपर में, ऐसे ही रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस का एक मूवमेंट बनना चाहिए। और ये मूवमेंट ऊपर से नहीं आएगा, कोई इसका धर्मगुरु नहीं होगा, ये नीचे से ही आएगा ऊपर, व्यू फ्रॉम बिलो। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट देयर शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट व्यू फ्रॉम बिलो कि कैसे इसको हम मूवमेंट के स्तर पे हम ले जाएं उसको। जी, तभी बार बार मैं रुक्मिणी के पास जा रही हूँ, उनके पास जा रही हूँ कि जो 20 सालों का उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कड़े जमीन का अनुभव रहा है। मैं दर्शकों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको लूंगी, डेफिनेटली लूंगी, और उस पे आप लोगों से चाहूंगी कि उसका प्रत्युत्तर उनको मिले। पर बार बार ये प्रश्न रुक्मिणी के पास में इसलिए जा रही हूँ, उनके पास इसलिए जा रही हूँ कि 20 सालों का जो आपका अनुभव है, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये अनलॉक कहाँ हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इसकी समझ प्रथम की क्या बनी है? तो एक तो है कि मुझे लगता है कि अगेन जितने मैं अगर बंगला का ही एग्जांपल दूं, अगर बंगला और हिंदी का दूं, आई थिंक टू अ रेनेसांस पीरियड इन बंगला, या प्रोफेसर सिंह और अच्छा बता पाएंगे कि एक स्टैंडर्ड ऑफ कहानियां, कविताएं, छौड़ा, गल्पो एक सबके पिटारे में है। ओके, वेदर इट इज कॉमन, मतलब कॉमन ट्रेजर जहां से एटलीस्ट एजुकेटेड लोग तो निकाल ही पाते हैं। और हमारे फॉर एग्जांपल सहज पाठ वाज इवन अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, पर हिंदी में ऐसा एक पिटारा कहीं पे ऐसा नहीं है। जब हम पूछते हैं तो इट इज वेरी वेरी लोकलाइज्ड। सो आई एम आल्सो, आई डोंट नो फुर्सत कब होगा कि कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल जो बच्चों की कहानियां हैं, समहाउ ईस्टर्न इंडिया इसकी परंपरा थोड़ी सी लंबी है,
whereas हिंदी भाषिक क्षेत्रों में लोकलाइज रह गया है, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं किया है, हालांकि वो स्प्रेड करने की संभावना शायद हायर होती। तो आई वुड, एक तो है कि बच्चों के लिए क्या प्रिंटेड रूप में मौजूद है, क्या लोगों के बोर्ड में मौजूद है, इसका खजाना कैसे बनाया जाए, इसकी आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगी कि आप प्रथम बुक से परिचित हैं, स्टोरी वीवर इज अ डिजिटल रिपॉजिटरी, ओपन सोर्स, बिल्कुल। उस दिन मैं उनसे प्रथम बुक्स बात कर रही थी कि इट इज वन ऑफ द ग्लोबली इट इज द बिगेस्ट रिपॉजिटरी ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज। अब उसमें आप जाए और यूनिक स्टोरीज देखिए, भाषाओं में, बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट जरूर हुआ है, यूनिक स्टोरीज देखिए तो शायद 5-6 हजार से ज्यादा यूनिक स्टोरीज नहीं है। हमारे देश we have 250 million children and we are able to come up with 5,000 stories. This is real poverty, according to me. Real poverty. मतलब I mean unimaginable. True, very true. कि जैसे आप, तो ये revitalization of language through stories, through folklore, through oral, I mean it really needs to be taken on. And again I feel कि हमारी ये नई शिक्षा नीति में अगर बच्चों के ऊपर फोकस दिया गया है, अलग अलग पीसेस हैं, मैं उन सारे पीसेस को अगर जिगसॉ पजल की तरह जोड़ू, कहीं लाइब्रेरी बोला गया है, कहीं लोकल लैंग्वेज बोला गया है, कहीं छोटे बच्चे बोलते हैं, इन सबको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे ये रिवाइटलाइजेशन ऑफ स्टोरीज, लैंग्वेजेस, शेयरिंग, एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि पुश दिया जा सकता है अगर ये अलग अलग पॉकेट्स में जो लोग बहुत काम करें वो इकट्ठे आए हैं। और इस खास तौर से इस काम में हमको माताओं को बिल्कुल जोड़ना चाहिए। मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ कि एक जमाना था जो 86-87 में हम लोग बहुत नए थे हैदराबाद में, हैदराबाद विश्वविद्यालय की शुरुआत थी, तो वहाँ जाके वहाँ के क्वार्टर में हम लोग रहते थे, और हमारा लड़का जो कि उस समय 3.5-4 साल का था, वो वहाँ से हर रोज 25 किलोमीटर दूर विद्यारण्य स्कूल में जाने के लिए हमारे बसों से जाता था। तो उसका ये चैलेंज हर दिन वो अपनी माँ को देता था कि आज की स्टोरीज में एक बकरा रहेगा, एक ऐसा रहेगा, एक भालू रहेगा, और इस तरह से एक बंदर रहेगा, और अब आप एक स्टोरी बना के बताओ। तो जो 25 किलोमीटर को जो नेगोशिएट करना पड़ता था उस समय में हमारी पत्नी ने उसको एक स्टोरी बना के देना होता था उनको हर रोज, और ये अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के स्टोरी बनाने पड़ते थे। मतलब 365 into 2 इतने स्टोरीज तो हर दिन बनते ही थे। अगर हर दिन को क्लास सप्ताह में 5 ही दिन होते थे, तो लेकिन ये इतने सारे स्टोरीज बन जाते थे, और इतने सालों से उन्होंने इतनी सारी कहानियां लिखी हैं, लेकिन ये सब लिखी नहीं है, कही है, बनाई है। तो ऐसी माएँ बहुत हैं। मैं तो कहता हूँ कि लाखों करोड़ों ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को सुलाने के लिए और सहलाने के लिए बहुत सारी कहानियां बना के बताती हैं, लेकिन ये ओरल आर्काइव हमारे पास है नहीं, और ये बहुत जरूरी है कि अपनी अपनी बोलियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, मातृभाषाओं में ये ओरल आर्काइव हम किसी न किसी तरह से सामने ले आए। जो ये कह रही है जो रुक्मिणी, बिल्कुल सही है। 5000 स्टोरी एक इतने बड़े देश के लिए तो बहुत कठिन समस्या है। इतना तो होना नहीं चाहिए। पॉलिसी मेकिंग, कल इनफैक्ट मैं रुक्मिणी का एक वो देख रही थी, इनकी एक वार्तालाप देख रही थी। इसमें इन्होंने एक किस्सा छोटा सा सुनाया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो सुनाऊं कि किसी एपरेटस में किसी इसको एक्सपेरिमेंट को डिकोड करना था, और एक महिला बैठी हुई थी जो देख रही थी, आप कम्युनिटी लर्निंग की बात कर रही थी, और वो अचानक से अपना घूंघट उठाती हैं और वो फिर उसको सॉर्ट आउट करके बता देती हैं कि कैसे, मतलब जो साइट ऑफ लर्निंग है, बेसिकली जो साइट ऑफ लर्निंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसकी चर्चा संभवतः कर रही थी, और कम्युनिटी का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। बेहतरीन। तो यह हम एग्री करते हैं कि इस तरीके से, मतलब एक सहमति बन रही है कि इस तरीके का अगर एक रिपोजिटरी बने मातृभाषाओं में, जो ओरल ट्रेडिशन को अगर हम एक्सकेवेट करते हैं और उसको लाते हैं अपने बच्चों के बीच में, मतलब एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, ये वर्क करेगा मोटिवेशन के लिए। रुक्मिणी जी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट ये जोड़ने का जो काम है, जो ब्रिजिंग का काम है। और एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि पूर्णिया में वहां पे
हम लोग भी काम कर रहे थे एंड वहाँ पे ये जो जीविका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मूवमेंट पूरे बिहार में बहुत जगह पे है, पूर्णिया एक उनका ओरिजिनल स्थान था। तो एक अब कैसे हमने शुरू किया मुझे याद नहीं है, बट हम नोट को लेकर गांधी जी के बारे में, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट गांधी जी, कि गांधी जी के बारे में कौन क्या सोचने, इन एक महिलाओं के समूह कि ये हैं कौन। तो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। मैंने कहा कि तो बुढ़ा हुआ है, तो वो तो दिख रहा है, बट वो जिंदा है कि मरा है, मरी गया होगा तभी ना उसकी तस्वीर इधर उधर भटकती है। There was a lot of discussion about it. किसी ने कहा कि ये नोट छापने वाले फैक्ट्री का मालिक होगा, तभी उसका फोटो ना इससे फोटो लगा हुआ है। हाँ, तो थोड़ा हमने ना आई यूज 1 or 2 वर्ड्स जो उन्होंने अपनी भाषा में साथ थे, उन्होंने ट्रांसलेट, एंड वो आजादी का कहीं ना कहीं वर्ड आ गया। इमीडिएटली एक महिला ने एक गाना शुरू किया, which was a beautiful song about Gandhi ji. Somehow वो bridging words, some vocabulary words which hit the right mind map से वो गाना हो गया जो उनकी भाषा में था। And I wish मुझे वो गाना भी याद नहीं है, but it was about गांधी जी ने क्या क्या किया। Immediately comprehension about everything एक बहुत तरीके से सबके पास पहुंच गया। मैंने it needed that unlocking with some concept, some few words, and then एक महिला ने हम सबको एक ब्रिज के ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन की तरफ वो ले गई इन अ मीडियम, सभी लोग उसको समझ पाए ना। तो आई रियली फील दैट दिस क्या कहें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हर जगह पे फैलाने की जरूरत है। एंड कहानी हो, I find Gandhi ji one of the most useful ways to start a conversation with anyone anywhere, because whether आप गांधी जी को जाने या ना जाने, आपके कुछ ना कुछ भी। Similarly, I find बिहार में अगर गंगा जी के साथ कोई भी वार्तालाप हम चालू करें तो 50 और चीजें बढ़ती हुई। So what are the unlocking mechanisms that can help you unlock somebody else's treasure? Until unless it is IMBH course on Gandhi ji introduced during foundation course in Delhi University, you enter the class and children say no. This is something I myself have witnessed. Anyway, more on that later. बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को आपके समक्ष लाना चाहती हूँ। प्रमोद जी कह रहे हैं रांची से, वो दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए डायरेक्टर रहे वहाँ पे, नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व और संरक्षण में क्या संभावना है? अगर प्रमोद मैं अगर इसका आंसर करूं, प्रमोद जी आप झारखंड में हैं, तो मुझे लगता है कि झारखंड में आई मीन कहीं पे भी, बट पर्टिकुलरली झारखंड में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ बच्चों के साथ चाईबासा में कुछ प्रयोग करने की कोशिश की थी कि अगेन मुझे हमेशा वो जब बच्चे रिएक्ट नहीं करते हैं तो लगता है कि एक तरीका वहां पे निकालना जरूरी है। झारखंड में भाषाओं के ऊपर काफी काम भी हुआ है, बट अगेन वो प्रैक्टिकल जो फॉर एग्जांपल होम में बच्चे सुन भी नहीं सकते हैं कुछ कुछ साउंड्स, तो इसलिए विच आर द साउंड्स, विच आर द डिफरेंट साउंड्स, उनकी वोकैबुलरी में भी अगर हम होम में निकालें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत हिंदी से मिलते जुलते हैं और कुछ शब्द हैं जिनका वोकैबुलरी बिल्कुल अलग है। इन चीजों को इकट्ठा करके जब हमने कहानियां बनानी शुरू करी तो इमीडिएटली कनेक्शन बिकेम मच फास्टर। बट इसके लिए लाइक जमीनी लेवल पे बैठ के, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि स्कूल एंड जो छोटी कक्षाओं के टीचर्स हैं, आई ऑलमोस्ट फील लाइक द बेस्ट टीचर इन द स्कूल शुड बी द स्टैंडर्ड 1 का टीचर, बिकॉज यहीं से ये काम चालू होता है। और जितना वो टीचर सुने, जितना उसका लगाव बच्चों से हो, जितना उसके पेरेंट्स के साथ बातचीत वो कर पाए, उतना ही ये जो एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो आई फील again use the opportunity of शिक्षा नीति, I mean any occasion to say काम है, इसको हमको महत्व देने की जरूरत है एंड ऐसे काम को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री। और ये बहुत लंबी प्रतिक्रियाएं हैं, मैं कुछ को ला रही हूँ। प्रोफेसर सिंह आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल जो प्रमोद जी ने कहा वो तो सही बात है, बिल्कुल पते की बात है। और आई विश झारखंड में रामदयाल मुंडा जी होते
अभी भी। तो जैसे हो, बिढ़र, धांगर, इतनी सारी कुरमाली, इतनी सारी भाषाओं के ऊपर जिन्होंने काम किया है, बिसाइड्स बीइंग रनिंग दिस बिग डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस इन रांची यूनिवर्सिटी। तो ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये नई शिक्षा नीति में इसके ऊपर जरूर एम्फेसिस दिया गया है। लेकिन ये जो पुरानी शिक्षा नीति हमारी थी 1986 वाली, उसमें भी नरसिम्हा राव जी ने भी इसमें बहुत जोर दिया था। तो सवाल ये कि 86 से 2020 में हमने क्या किया है, अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हाँ, नहीं, यहीं पे मैं बार बार ये, क्योंकि वो रूबरू हो रही हैं, लगातार रूबरू हो रही हैं कि 86 उनके सामने था, वो फील्ड में जाती हैं, स्कूलिंग और लर्निंग को खूब करीब से परखती है। मेरे ख्याल से प्रथम का पूरा आशय ही जो है, उद्देश्य ही जो है काम का यही है, उस गैप को फिल करना, लर्निंग के गैप को फिल करना। इसलिए मैं बार बार उनके पास जा रही हूँ कि उनका अपना क्या एक्सपीरियंस है, और क्या उनको दिखता है कि जो 86 की शिक्षा नीति में बाकायदे ये बातें थी, उन बातों को लेकर के फील्ड में क्या हो रहा था। इसलिए रुक्मिणी और प्रथम की जो मेरे ख्याल से पूरी जो उनकी संदर्भ है, वो बहुत आवश्यक है जानना, और उनसे ये जानना कि आखिरकार हो क्या रहा था। नहीं, आई वुड से कि मतलब बारीकी में जाए तो बहुत सारी चीजें शायद बहुत नहीं बदली हैं, बट मोटे मोटे बहुत चीजें बदली। इवन 10 साल में अगर आप देखें, मैं ब्रॉड की बात कर रही हूँ, एंड जो फॉर एग्जाम्पल बिहार के सड़कों में दिखता है कि कितनी ज्यादा लड़कियां अब नॉट ओनली स्कूल जा रही हैं, बट 8th पास करके तक जा रही हैं। दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट, और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका ये बहुत लॉन्ग रन इम्पैक्ट होगा। लड़कियों को साइकिल दिया गया था, इस वजह से दिया गया था कि वो 8वीं से 9वीं जो जाएंगी, हाई स्कूल दूर है, पर मैं समझती हूँ वो साइकिल चढ़ के अपनी नानी के घर भी चली जाए, दैट इज ऑल्सो अ बिग एजुकेशन, इंडिपेंडेंस, और हम जा रहे हैं और ये चीज मेरा है, अपना है। तो अगर इफ आई गो बैक टू द रोल ऑफ मदर्स, जो उदय नारायण सिंह कह रहे थे, आज की जो मदर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड है, शी इज वेरी डिफरेंट जो 10 साल पहले, 20 साल पहले है। इनका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं भी हुआ हो, एक्सपोजर ज्यादा है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसकी मतलब एटलीस्ट बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी नीव इज स्ट्रांग। अब इसमें हमने एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा आ गई हैं, जिसके वजह से लोग तबाह हो जाते हैं। बट आई फील वी हैव अ रेडीमेड रिसोर्स, एंड इस रिसोर्स अभी कोविड के टाइम में स्कूल बंद है, शिक्षा के ऊपर काम पूरे देश में हो रहा है, वो पेरेंट्स ही कर रहे हैं, ही करा रही हैं। सो आई वुड से जब फैमिली मेंबर्स पढ़े लिखे हो या ना हो, बच्चों के शिक्षा के साथ और थोड़ा नजदीक आ गए हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब जब स्कूल खुल, इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इस चीज को मतलब मदर्स को पर्टिकुलरली, स्पेशली जो हमारी प्राथमिक कक्षा के मदर्स है, उनको हफ्ते में 2-3 दिन स्कूल में इनवाइट किया जाए, उनको रोल दिया जाए, कहानी बताने का काम किया जाए, कहानी को सिंपली लिखकर दीवार पे साटने का काम। आई मीन देयर इज सो मच दैट वेरी लिटिल थिंग्स that will really help to strengthen literacy on one hand and localization of it on the other hand. And in particular, in Madhubani being a spot, because you are doing it on Madhubani Literature Festival, ये जो तस्वीर, ये जो विजुअल आर्काइव जो हर महिला के दिमाग में है, जो कि उभर के आता है एज एन एक्सप्रेशन, ये जरूरी है कि ऐसी महिलाओं को स्कूल में ले आके हमको इस विजुअल आर्काइव की रिचनेस के साथ बच्चों का परिचय कराया जाए। और ये एक बहुत बड़ी प्रगति होगी इस शिक्षा नीति के तहत, अगर हम माओं को ले आ सकते हैं अपने स्कूल्स के दायरे में। और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम होगा ये, बहुत बड़ा ब्रिज जो है वो, मतलब मेरे ख्याल से बनेगा एक, जिसमें कि हम गैप्स को शायद फिल कर पाएंगे। बहुत सारे और भी प्रश्न हैं, अगर थोड़ी सी और अनुमति हो। मेरे ख्याल से अब रुक्मिणी थोड़ी सी व्यस्त हैं। बहुत सारे और भी प्रश्न, मैं कुछ और प्रश्न ले सकती हूँ जी? लीजिए। शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स, ये स्क्रीन पे मैंने प्रश्न रख दिया है, आप देख पा रही हैं आप लोग? Stream learning in mother tongue. VMIT University Press begins regional publishing program in Pan India. I think this is more of a comment.
प्रकाश के ठाकुर कुछ कह रहे हैं, in this multimedia era, exposure to multilingual is very easy by exploring their social and cultural paths. Even earlier our ancestors is still very popular in Tamil या ना, Nadu. ये देखिए ऐसा है कि बहुत सारी जगहों में हमको ये देखने को मिलता है, जब भी हम लोग बंगाल में कोई फोक सॉन्ग कुछ थिएटर का पार्ट के रूप में आके या नांदीकार के प्रोडक्शन में या किसी के प्रोडक्शन में जब आता है, कोई ना कोई दर्शक ऐसा आता है, वो मारवाड़ी दर्शक है कलकत्ते का, वो आके बोलता है, अरे भैया ये तो हमारे हड़ौती में भी ऐसा है, ये गाना, ये जो सुर जो है ये तो राजस्थान में भी है। जी तो जी बिल्कुल। ये जो एक कनेक्ट है, इस कनेक्ट को कोई हाईलाइट करने वाला नॉर्मली व्यक्ति होता नहीं था। आपने ऑफ कोर्स ये आर्काइव की बात कही, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि विजयदान देथा जैसे व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, राजस्थान की जितनी लोक कथाएं हैं उसको सबको ले आए हैं, या मैथिली में मणिपद्म जी ने जो मिथिला की जो लोक कथाएं हैं, राजा सलहेस हो चाहे नैका बंजारा हो, उसको सामने ले आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए हर भाषा के। बिल्कुल बिल्कुल। फैयाज अहमद का एक प्रश्न मुझे दिख रहा है, देश में एक ऐसी भी बात चल रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए जो कि सभी राज्यों में लागू हो। इस पर आपकी क्या ये वन साइज फिट्स ऑल। अच्छा। ये जो आपका अमेज़न का और फ्लिपकार्ट का पद्धति है, ये पद्धति इंडिया में नहीं चलेगी। ये मुश्किल है, बेहतर बनेगी। नहीं, बट इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगी। जी प्लीज। कई साल पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में पहली और दूसरी के लिए सरकार के साथ बड़े 20 जिलों के साथ काम कर रहे थे, और उसमें हमने एक ये लगाया था कि जितने भी किताबें बने, कहानी की किताबें बने, कहानी से हम लोगों का बड़ा लगाव रहता है, बट जितनी भी कहानी की किताबें ये बच्चे ना उसको तो खा जाएंगे, जैसे ही पढ़ना सीख जाएंगे तो देयर इज नो एंड टू, मतलब इट इज अ राक्षस दैट वी विल क्रिएट कहानी के लिए। तो इसलिए हर टीचर को ना छोटी छोटी कहानी लिखनी आनी चाहिए। तो हमारे ट्रेनिंग का आपने भाग बनाया, एंड एक स्टिपुलेशन ये था कि आप छोटी सी कहानी लिखिए और अगले दिन के ट्रेनिंग कुछ बच्चों से को पढ़ के सुनाकर आइए। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मतलब कितना ट्रेनिंग हुआ, बट मतलब सैकड़ों कहानियां बनी। मैं तो उस जमाने में थी, हर एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में 10-15 किलो कहानियां मौजूद होती थी, क्योंकि लोगों ने इतनी कहानियां लिखी। So जब there was a meeting in NCERT at some point, जहाँ पे क्वालिटी एंड चिल्ड्रंस टेक्स्ट वगैरह की बात हो रही थी। So I said to me, अगर वो कहानियां आप देखें, इतने सुंदर में टीचर ने लिखे थे, बॉल पॉइंट रेड पेन से मार्जिन बनाया, थोड़ा सा फूल बनाया। So I said at that point to NCERT में बहुत दिग्गज लोग थे, रीडिंग पे बहुत काम करते थे, कि आप लोग क्वालिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज चिल्ड्रन मस्ट रीड गुड क्वालिटी। तो नंबर 1 इज जब थाउजेंड्स ऑफ किलोज ऑफ कहानियां तैयार हुई, तो हमारे पास कोई मेथड नहीं था टू इवन लुक एट इट अदर देन जस्ट टू रिकॉग्नाइज कि आपने एफर्ट किया है। नाउ इज दैट नॉट क्वालिटी? someone writes for their own children, for their children in their school, मेरे हिसाब से that is the number one quality. NCERT said no, quality is बस मतलब it was almost like वो quality का मानक ना राष्ट्रीय स्तर पे एक ही कुछ क्वालिटी है। एंड हमारे इस पूरे प्रयास को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश टीचर डेली एक कहानी लिखना शुरू करें तो कहीं ना कहीं वो जो कह रहे थे कि हम लोग अनर्थ हो जाएगा। हाँ, बट NCERT did not feel at that point कि, और NCERT का टॉप व्यक्ति did not feel at that point कि this is a movement जिसको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, आगे ले जाने की आवश्यकता। What is quality? I think that we have some very fundamental problems about कि there is only some set of people who will set what is quality, and जब चारों तरफ लोग कुछ करना शुरू करते हैं तो वो शायद उसको थोड़ा डेंजरसली देखा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। IIT गुवाहाटी से मिथिलेश हैं, मिथिलेश कह रहे हैं, प्रश्न उनका स्क्रीन पे प्रश्न है, हाउ टू थिंक अबाउट लैंग्वेज बियॉन्ड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। In India, the major problems with language issues are more about their identity and less about harnessing their rich literary traditions and resources. What should be the roadmap through NEP in this direction? The roadmap
बनाने की आवश्यकता है। मैं ये कहूँगा कि एनईपी इज एन एनेबलिंग डॉक्यूमेंट, एनईपी इज नॉट द अल्टीमेट डॉक्यूमेंट। एनईपी से बात शुरुआत होती है, इसके बाद में रोड मैप बनाए, मिथिलेश जी बनाए, प्रमोद जी बनाए, हम बनाए, रुक्मिणी जी बनाए, सब मिलके बनाए, सविता जी बनाए, सब मिलके रोड मैप बनाए। रोड मैप बनाने का काम किसी एक एजेंसी और व्यक्ति या प्रदेश या प्रशासन का नहीं है। ये रोड मैप बनाना जो है टीचर्स भी बना सकते हैं, और कोई एक्सपेरिमेंटल स्कूल होगा तो वो भी बना सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ही अहम प्रश्न माया जी ने पूछा है, माया डेविड जी ने फिर बहुत अहम प्रश्न पूछा है, बिल्कुल उसको कहते हैं ना हिटिंग द नेल। हाउ इन्वॉल्व योर पेरेंट्स विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? पेरेंट्स का मेरे ख्याल से दौरान भी और बाद में भी उनकी भूमिका पर बहुत कम चर्चाएं होती हैं। इस विषय में मेरे ख्याल से रुक्मिणी इसको क्लैरिफाई कर चुकी हैं, आप भी कह चुके हैं कि बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनफैक्ट उनका कृष्ण मोहन जी का एक उस पे कमेंट भी आया था, पिता भी आजकल कहानियां बनाकर सुना रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जी। तो इससे हम इस वार्तालाप को मेरे ख्याल से ये एक अहम बिंदु होगा। इस पे कुछ कहना चाहते हैं? हाउ इन्वॉल्व योर पेरेंट्स विथ न्यू एनईपी? रुक्मिणी जी बताएं पहले। रुक्मिणी। हाँ, नहीं, बहुत आई थिंक डिस्कशन का प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा था कि आई डोंट नो कि कौन कहाँ जोड़ पाया। बट मैं कमेंट में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो गुवाहाटी में है, हमारी एक बहुत क्लोज है जो कोकराझार में काम, और उन लोगों ने उस कुछ 50-60 गांव में काम करता है, 70 गांव में काम करता है। आई वुड से कि वहां के पेरेंट्स हो, लोकल कम्युनिटी के लोगों ने अपना एक रोड मैप, एंड इट्स नॉट लाइक कि पहले बना लिया और फिर रोड पे चलने लगे। मुझे लगता है कि ये रोड मैप की प्रक्रिया इज एक्चुअली इंक्रीमेंटल। इतना बनाया, आधार पे फिर अगला कदम इस तरीके से। एंड वहां पे दे हैव बीन यूजिंग इंटरेस्टिंग टेक्निक कि पहले एक लैंग्वेज का मैपिंग कर लेते हैं हर गांव में, हर स्कूल में, बिकॉज वहां पे एक ही स्कूल में ये जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, या एथनिक ग्रुप, या उसके साथ जुड़ा हुआ सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लैंग्वेज इन दैट, बोडो में ही कभी इंग्लिश स्क्रिप्ट है तो कभी देवनागरी स्क्रिप्ट है, ऑल दिस। सो दे डू अ लैंग्वेज मैपिंग की बच्चे भाषा में खेलते हैं, स्कूल में कौन सी भाषा में किताबें हैं, टीचर कौन सी भाषा में खुद पढ़ी है और वो अपने घर में कौन सी भाषा बोलती है, पेरेंट्स जब स्कूल गए थे तो वो कौन सी भाषा में सीखे थे, एंड इट क्रिएट्स अ मल्टी लेयर ऑफ कौन सी भाषा वहां पे प्रचलित है। एंड देन वो लोग ये हर एक स्कूल में जहां पे भी ये काम चल रहा है, वहां पे एक कम्युनिटी वॉलंटियर जरूर है, एंड वो कम्युनिटी वॉलंटियर की एक ही खासियत चाहिए कि दे नो एटलीस्ट 2 of the languages which are used in that context। उसके एजुकेशनल नहीं देखते। जो ब्रिज की बात है, उस रोड मैप में ब्रिजेस आर देयर अ लॉट, एंड वहां पे वी रिकॉग्नाइज कि इसमें ब्रिज की जरूरत है, तो लेट अस फाइंड समवन, एंड सो टीचर को मदद मिलती है, एडिशनल पर्सन जो एटलीस्ट स्कूल में अगर 4 भाषा यूज हो रही है, एटलीस्ट 2 भाषा में वो माहिर। एंड फिर उसके बाद बहुत सारी हैं कि थिएटर का बहुत यूज करते हैं, ओरल लैंग्वेज का यूज करते हैं, कि जब तक हम अपनी एक्सप्रेशन ना निकालें तब तक तो किताब में जो लिखा है वो बाद में देखा जाएगा। एंड धीरे धीरे बाय 4th 5th वो एसएमईज में दे आर कंफर्टेबल इन एसएमईज। आई वोंट से दे आर प्रोफिशिएंट, कम कंफर्टेबल टू कम्युनिकेट without having lost what came with, and having gained a few other languages in the bargain, not only Assamese. Now those children perhaps में जाके फर्स्ट क्लास नहीं होगा, बट एक अजीब बात है, इन अ वे आई डोंट इवन वांट टू मेंशन इट, बिकॉज हम नहीं चाहते कि नजर लग जाए। ये पिछले सालों में जो वहां पे इतना वायलेंस हुआ, इत्तेफाक से कुड बी कंप्लीट कोरिलेशन इन गांवों में नहीं हुआ, एंड कहीं I would like to believe that because there was sahanabhuti, understanding, collaboration across the different languages, hence the ethnic groups, maybe it reduced. Anyway, we cannot prove it. We would like to imagine it. We would like to dream that sharing of languages can bring a lot of other good things into your life. मेरे ख्याल से आपने वैसे बहुत सारी तारीफें आप दोनों की आ रही हैं, मैं उन सबको तारीफों को नहीं ला रही हूँ, सिर्फ प्रश्नों को या फिर जो कमेंट्स है उनको ला रही थी।
अनूप मुखर्जी ने कहा है जमीनी हकीकत बहुत बेहतर और रोचक तरीके से बता रही हैं। पर अभी जो आपने ये बात कही है, जो आखिरी बात कही है आसाम के सिलसिले में, एक एनसीआरबी की रिकॉर्ड्स को देखते हुए, क्राइम ब्यूरो की रिकॉर्ड को देखते हुए, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार जो रिकॉर्ड का क्राइम ग्राफ जो है वो काफी मेरे ख्याल से फर्क है, 50% का फर्क है। और एक दफे कुछ हम लोग यह मतलब सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे थे कि आखिरकार वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर क्या है, जो क्या वो भाषा है, क्या वो फैक्टर भाषा हो सकती है। बिल्कुल आप वही ले आई हैं। बहुत ही रोचक मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये आती ही रहेंगी। अब दोनों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा सकता है, ऐसे बांधने की मेरे ख्याल से सबकी मंशा दिख रही है, क्योंकि वो सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे से उसे रिलेट कर पा रहे हैं जो चर्चा हो रही है। आखिरी संदेश आप दोनों से, पहले प्रोफेसर सिंह से फिर रुक्मिणी जी से। एक जमाना था जब मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था, तो मुझे किसी ने साइकिल में बिठा के रास्ते के ऊपर में मेरा भतीजा था, वो धक्का दे दिया। और जब धक्का दे ही दिया, रास्ते पे उतर ही गए, तब हमने सोचा आप तो निगोशिएट कर रहे हैं, अब कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ थोड़ा पैडल दबाना है। ये अपने आप में, जैसे मैंने स्विमिंग सीखी है अपने हॉस्टल में, किसी ने धक्का दे दिया पोखर में बीच में ले जाके, वैसे ही साइकिल भी सीखी है, वैसे भी रास्ते को भी निगोशिएट करना, रोड मैप बनाना हमने सीख लिया। तो हमारे ख्याल से दिस इज अ पुश, एनईपी जो है ये एक पुश हमको मिला है। अगर ये मान लें कि पिछले बहुत सारे सालों में, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन ने बहुत काम किया है, आंगनवाड़ी का बहुत अच्छा काम हुआ है, या मिड डे मील का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, irrespective of which government is running the show and which party is doing what. लेकिन collectively in India we have taken some good steps, और इसका नतीजा है कि जैसे कि रुक्मिणी ने बताया कि अब देख के ये हर्ष होता है कि अब स्कूल जाने के लिए इतनी दूर दूर आपको ले जाना नहीं पड़ता है, अब स्कूल आपके नजदीक भी आ गया है, बहुत सारी स्कूल की संख्या बढ़ी है, यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ी है, और पॉसिबिलिटीज की संख्या बढ़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में रोड मैप कुछ तो हम लोग भी बनाए। हालांकि मिड डे मील पर जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, वो भोजनालय और पाठशाला और बहुत सारी डिबेट उस पे हम नहीं जानना चाहते, वो अच्छा है बुरा है क्या है, इस पे एक बहुत लंबी चौड़ी मतलब एक अलग ही वार्तालाप हो सकती है। रुक्मिणी आपकी तरफ से आखिरी कमेंट। मैं आखिरी जस्ट आई विल पुट मतलब मेरा एक सपना है वो मैं सामने रखती हूँ कि बिहार कुछ साल पहले somehow बिहार became 100 years old, और उस ओकेजन के लिए बहुत सारी चीजें की गई, एंड ये हमको सुनने को मिला कि बहुत सारी किताबें भी उस दिन लॉन्च होगी। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि किताबें किनके लिए, तो जनरली किताबें बड़ों के लिए होती है, तो बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों के लिए एक्चुअली कुछ सोचा नहीं गया था, तो बहुत तेज। और हमारे कुछ साथी हैं जैसे फैयाज जी जिन्होंने सवाल पूछा, ये तय हुआ कि 100 कहानियां बनेंगे, और वो 100 कहानियां बिहार के ही लोग बनाएंगे और बिहार में ही इलस्ट्रेट होगा, और वो कैसे बनेगा वो एक दैट वाज अ फास्ट प्रोसेस, एंड 100 कहानियां बनी, और गांधी मैदान में बाकी सारी किताबों के साथ हमारे 100 कहानियों का एक बड़ा सा लाल पैकेट हम बिल्कुल गांधी मैदान में थे, और जब नीतीश बाबू ने उसका उद्घाटन विमोचन किया तो हम लोगों को दूर से दिखा कि ये कहानियों का पैकेट। मैं समझती हूँ कि बिहार हर गांव में 2-3 कहानी, अगर गांव की कहानी हो, गांव के लोगों की कहानियां हो, अगर वी कैन पुट दैट टुगेदर इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, देन हम लोग इस कहानियों के व्हाटएवर समुंदर में एंड उसके माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। सो आई वुड रियली विश फॉर अ कहानियों का समुद्र जिसकी निर्माण में सभी लोग हाथ बटा सकते हैं एंड सब हम लोग इकट्ठे आ सकते हैं। तो मैं आखिरी जो वचन है या प्रॉमिस है दोनों ही कथाकारों से लेना चाहूंगी। आप दोनों ही अपने आप में बेहद रोचक कथाकार हैं, कहानीकार हैं, कि आप अपनी कहानियां सुनाने और हमें कहानियां सिखाने और कहानियों से कैसे सीखा जा सके यह सिखाने दोबारा अवश्य आएंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत उत्साह है, बहुत उद्वेलित है इस चर्चा से सब लोग, और हम इन कथाओं को फिर से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे।
सो इस वचन के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन रोचक बातों से आपने जोड़ा इन बातों को, वह चलती रहे। यह प्रक्रिया शुरू हुई है, अंत नहीं हुई है। आप फिर आएंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। अभी के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू।